हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैम्प। हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में और आज हम पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ने से पहले आपको ये वर्ड का मतलब जानना होगा कि ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या है। लाइन स्पेक्ट्रम को जानने से पहले हमको पहले जानना होगा कि स्पेक्ट्रम क्या है। तो स्पेक्ट्रम को जानने से पहले आप पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे कि 10th में पढ़े होंगे कि अगर कोई ऑर्डिनरी लाइट हो उसको अगर मैं प्रिज्म में पास कराता हूँ वो क्या होता है, वो डिफ्रैक्टेड हो जाता है। डिफ्रैक्टेड होके वो ऑर्डिनरी लाइट जितना कलर से तैयार होता है जैसे विवगियर में वो बढ़ जाता है। तो ये जो एक तैयार करता है ना, पूरा एक कंटिन्यूस मतलब स्पेक्ट्रम तैयार करता है। मतलब वो एक पूरा फॉर्म तैयार करता है। जैसे यहाँ पर फिफ्थ गियर ऐसे ही अरेंजमेंट होके वो जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। वही बात मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि व्हेन एन ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म इट गेट diffracted into different colors and forms a spectrum and this is a continuous spectrum। देखिए ये continuous spectrum हम क्यों बोलते हैं कि यहाँ पर आपको continuity मिलेगा। मतलब अगर वायलेट है उसके बाद आपको इंडिगो मिलेगा, उसके बाद आपको ग्रीन मिलेगा, उसके बाद येलो मिलेगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा। वहां पर कहीं पर कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है। मेरे बात समझ में आ रही है? तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और एक एटम क्या स्पेक्ट्रम जनरेट करना पॉसिबल है? तो अगर है तो कैसे वो करता है, एटम में कैसे एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे होता है, तो उसको चलिए जानते हैं। सेकंड पॉइंट पे, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद मैटर। मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मैटर से इंटरेक्ट करता है और एटम से अगर इंटरेक्ट करता है कि मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है, मैं ऑब्जर्व एनर्जी मतलब अगर कहीं यहाँ पर एक एटम है, मैं उसको कोई एक लाइट सोर्स दूँ तो वो तो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा ना। तो एनर्जी जब ऑब्जर्व करेगा तो वो तो अपने पास एनर्जी रखेगा नहीं, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हायर स्टेट पे भेजेगा। तो ये जो तो हाई, मैं यहाँ पर वही बात लिखा हूँ, द हायर एनर्जी स्टेट इज अनस्टेबल, सो फॉर रिटर्निंग टू द ग्राउंड स्टेट इट मस्ट एमिट द एनर्जी व्हिच वाज ऑब्जर्व्ड। मतलब क्या यहाँ पर होता है, ये एक फेनोमेनन होता है। देखा, आपको मैं बता देता हूँ कि थोड़े भी आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि एटम में ना बहुत सारे एनर्जी लेवल होता है। मतलब उसको कंपेयर करने के लिए मैं आपको आपका बुक सेल्फ का एग्जांपल देता हूँ। अगर आप बुक घर में कहीं पर बुक सजा कर रखे हैं तो देखिए उसमें आपका बुक में बहुत सारे सेल्फ होगा और बहुत सारे सेल्फ में आप बुक को सजा के रख रहे हैं। तो वो जो बुक है वो इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करिए और वो जो सेल्फ है उसको एनर्जी लेवल से कंपेयर करिए। जैसे यहाँ पर एक एक एनर्जी लेवल है, ऐसे ही बहुत सारे एनर्जी लेवल। क्वेश्चन यहाँ पर एक आ रहा ही चुकता है कि कितना एनर्जी लेवल्स है एटम में। इसका आंसर है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स आर पॉसिबल फॉर एन एटम। तो एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स है। तो आ, आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल एक एटम में मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि अगर आप किसी एटम को बाहर कोई सोर्स से, आप लाइट सोर्स या किसी भी सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या होता है कि अगर ग्राउंड लेवल पे कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो ये ऊपर जाता है, तो ये ऊपर जाता है। वो वाला जो ऊपर जो स्टेट होता है उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। जब वो एक्साइटेड स्टेट तो अनस्टेबल होता है, ये वाला स्टेट अनस्टेबल होता है क्योंकि कोई भी एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल है। आप बोलेंगे सर आप कैसे जाने कि वो अनस्टेबल है? देखिए, जो एक्साइटेड स्टेट होता है ना उसमें पोटेंशियल एनर्जी हाई होता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी हाई होता है। अगर कोई एक्साइटेड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी हाई है तो जहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी हाई होता है ना वो स्टेट अनस्टेबल होता है। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि अगर आप सो रहे हैं
और कहीं पर एक जगह पे खड़ा हो रहे हैं, तो आप बहुत समय तक सो सकते हैं मगर बहुत समय तक खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि खड़ा होने से आपका पोटेंशियल एनर्जी लेवल हाई है और सो रहे हैं तो आपका पोटेंशियल एनर्जी लेवल लो है। तो आपका एक्साइटेड स्टेट खड़ा होना है, ना कि सोना है। मेरे बात समझ में आ रही है ना? तो देखिए, अभी अनस्टेबल स्टेट से वो इलेक्ट्रॉन तो नीचे आएगा, तो नीचे आएगा मतलब जो यहाँ पर एनर्जी वो गेन किया होगा वो तो छोड़ेगा, किसी ना किसी फॉर्म में छोड़ेगा। वो क्या करता है, वो लाइट के फॉर्म पे छोड़ता है। उसको बोलते हैं हम, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे फॉर्म में छोड़ेगा। जो लाइट है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपको पिछले क्लासेस में बताया हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो क्या क्या प्रॉपर्टी, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं, पूरा वो वीडियो है। और अभी हम पढ़ेंगे ये जो स्पेक्ट्रा हम जनरेट होता है एटम में, वो कितने टाइप का होते हैं। वो जनरली दो टाइप का होते हैं, एक है एमिशन स्पेक्ट्रा और एक है ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा। मेरे बात पूरा समझ में आ रही है? नो प्रॉब्लम है। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम देखेंगे कि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है और ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा क्या है। देखें, पहले देखेंगे हम एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। अभी हम देखेंगे कि एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। देखिए, अभी अभी मैं जो आपको बता रहा था ना कि अगर कोई एटम में आप एनर्जी दीजिए वो ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स और नीचे आएगा वो कुछ एमिट करेगा, उसी को भी एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन emitted by a substance excited, वो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, excited atoms and molecules that has observed energy is called as emission spectrum। मतलब कोई भी एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, अगर वो एक्साइटेड कोई भी सोर्स से एनर्जी लेके वो एक्साइटेड होता है और एक्साइटेड होके फिर वो नीचे आता है, वो जो रेज एमिट करता है उसको बोलते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रम। और एटम में क्या होता है कि एटम द atomic spectra of atoms in gaseous phase do not show continuous spectrum। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहले आपको मैं बताया था कि जैसे ऑर्डिनरी लाइट को आप पास करते हैं, वो जो स्पेक्ट्रम देता है वो कंटिन्यूस था। मतलब वहाँ पर आपको मिला था प्योर जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा था कि वायोलेट, उसके बाद इंडिगो। मगर यहाँ पर आपको एक ही लाइन मिलेगा। उसके मतलब बाद में हम फिगर देखेंगे, वहां पर पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। वहां पर आपको एक ही लाइन मिलेगा, मतलब और सारे लाइन मतलब ब्लैक हो। तो इसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। आप बोलेंगे सर हमको एक ही लाइन क्यों मिला? क्योंकि एटम का एक प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी एटम वो पर्टिकुलरली एक ही एनर्जी सोर्स को ऑब्जर्व करता है। मतलब उसका वेवलेंथ पर्टिकुलरली एक होना चाहिए। अगर कोई एक ही वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया तो एक ही छोड़ेगा। जैसे वो येलो को ऑब्जर्व किया वो येलो ही छोड़ेगा, जैसे वो ग्रीन को ऑब्जर्व किया वो ग्रीन का वेवलेंथ ही छोड़ेगा। तो इसलिए वहां पर एक ही लाइन आता है, तो और सारे जो लाइन होता है वो ब्लैक हो जाता है। तो जो एक ही लाइन आता है इसलिए हमको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये वो एक ही लाइन पे आता है। और ये लाइन स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा ही यूजफुल है। उसके थर्ड पॉइंट में भी लिखा हूँ, द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर ग्रेट यूज बिकॉज ए पर्टिकुलर एटम करेस्पॉन्ड्स टू ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। मैं आपको बोला कि एटम, हर एक एटम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को करेस्पॉन्ड्स करता है। मतलब अगर मैं ले लूँ सोडियम, तो सोडियम अगर किसी वेवलेंथ को वो ऑब्जर्व करता है तो उस वेवलेंथ पे कभी पोटेशियम ऑब्जर्व नहीं हो सकता। यहाँ पर भी सिर्फ सोडियम ही ऑब्जर्व हो सकता है। तो इससे क्या हमको बेनिफिट मिल सकता है? ये बेनिफिट हमको मिलेगा कि अगर कहाँ कहीं पर आपको सोडियम है, आपको डिटेक्शन करने के लिए दिया जाता है कि सोडियम है या वहाँ पर पोटेशियम है पता कर, तो आप क्या करेंगे कि उसको एक वेवलेंथ दे देंगे कि सोडियम पोटेशियम का वेवलेंथ दे देंगे। तो अगर सोडियम होगा वो सोडियम का वेवलेंथ ऑब्जर्व करेगा, अगर वो पोटेशियम होगा पोटेशियम का वेवलेंथ ऑब्जर्व करेगा, और उसी से हम डिटेक्शन कर पाएंगे। ये जो पूरा ब्रांच है ना, एक मतलब इसके जिसमें पूरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी किया जाता है, उसको बोलते हैं केमिस्ट्री में पूरा एक ब्रांच डेडिकेटली उसके लिए काम करता है,
उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब जिस ब्रांच पे पूरा स्टडी किया जाता है, किसका स्टडी किया जाता है, स्पेक्ट्रा के बारे में। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि एक मॉलिक्यूल को डिटेक्शन करने में और एक कंपाउंड को डिटेक्शन करने में। आप आगे आगे जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, इनविजिबल स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, और अभी आप पढ़ेंगे कि जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे बहुत सारा चीज़ आप पढ़ते जाएंगे। अभी देखते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा, देखिए ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा क्या होता है कि उसमें क्या बोलते हैं, अगर एक एनर्जी सोर्स यहाँ पर होता है, अगर एक एनर्जी सोर्स यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो एनर्जी आता है ना, ये सब वेवलेंथ में होगा। उसको हम क्या करते हैं, एक सैंपल से पास करते हैं। एक सैंपल होगा यहाँ पर, ये सैंपल से पास करते हैं। अगर यहाँ पर एक सैंपल हो गया, ये तो प्रिज्म की तरफ में काट दिया, एक सैंपल होता है। अगर इस सैंपल से पास करेगी, सैंपल का एक प्रॉपर्टी होगा कि ये पर्टिकुलर एक वेवलेंथ को एक्सेप्ट करेगा। तो मैं यहाँ पर अगर पास करता हूँ, इसमें तो सारे वेवलेंथ होगा, सारे वेवलेंथ का लाइट होगा। तो यहाँ पर भी अगर पास करेगा, वो पर्टिकुलर एक वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर लेगा। और उसके बाद अगर मैं प्रिज्म में उसको पास करके देखूंगा, तो वो सब वेवलेंथ होगा मगर एक वेवलेंथ एब्सेंट होगा। उसको हम बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम। मेरे बात क्लियर में समझ में आ रही है? देखिए ये भी यूज में आता है कि जैसे यहाँ पर एक सोडियम है, मतलब इस सैंपल में, इस सैंपल में हम सोडियम रख लेते हैं। तो यहाँ पर सारे अगर वेवलेंथ आप दे दिए, वो सोडियम का वेवलेंथ एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको डिटेक्शन हो जाएगा कि इस सैंपल में सोडियम। मेरे बात समझ में आ रही है कि ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा कैसे कैसे काम में आता है। चलिए ये दोनों स्पेक्ट्रा क्लियर में पूरा आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम देख लेते हैं थोड़ा कि मैं आपको जो जो बता रहा था ना, एमिशन स्पेक्ट्रा कैसे होता है, ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा कैसे होता है, आपका बुक में फिगर दिया है, उस फिगर को मैं लाया हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए ये जो पहले आपको दिया है ना, वो एमिशन स्पेक्ट्रम है। देखिए मैं आपको बता रहा था कि एक लाइन लाइन में होगा, वो है एमिशन स्पेक्ट्रम। और यहाँ पर एक एक्साइटेड सैंपल है, उसको हम एक फिल्म से पास करते हैं, उसके बाद प्रिज्म में पास करेंगे। और ये फिल्म डिटेक्टर है जहाँ पर हम डिटेक्ट करते हैं, और उसका हम ये डाटा मिलेगा। ऐसे ही एक दिखता है एमिशन स्पेक्ट्रम। और यहाँ पर अभी मैं जैसे आपको पता है, यहाँ पर एक लाइट सोर्स होगा और ये यहाँ पर ऑब्जर्वेशन सर्कुल होगा, वो पर्टिकुलरली एक वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद उसको पास करेंगे फिल्म पे, और ये प्रिज्म, प्रिज्म के पास करने के बाद ये डिटेक्शन करेगा। देखिए ये पर्टिकुलरली एक वेवलेंथ जो डार्क पर्सन है, मतलब वो वेवलेंथ को वो ऑब्जर्व कर ले, और जिस पर्सन पे आया है वो है जनरली वो वाला को ऑब्जर्व नहीं किया। दो डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रा और ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा में? मेरी बात पूरा क्लियर में समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम कैसे होगा। एक देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम आप क्यों पढ़ रहे हैं, पहले बात कि देखिए लाइन स्पेक्ट्रा तो मैं आपको बता दिया कि कैसे बहुत वो यूजफुल है। अभी हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम हम क्यों पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी करना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे उसमें अरेंजमेंट होगा, क्या होगा। तो इस स्पेक्ट्रम से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है। चलिए क्या क्या इंफॉर्मेशन वो देता है हम देखते हैं। कि पहले हमको एक काम है कि ये इस हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम कैसे जनरेट करेंगे। देखिए स्पेक्ट्रा कैसे जनरेट करें कि देखिए सिंगल हाइड्रोजन एटम तो आपको मिलेगा नहीं कहीं से, क्योंकि हाइड्रोजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। वो हमेशा कैसे होगा, ये H2 फॉर्म में रहेगा। जैसे O2 है, H वैसे ही H2 फॉर्म में रहेगा। उसको क्या करेंगे, पहले तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे कैसे, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। When an electrical discharge is passed through gaseous hydrogen, the H2 molecules dissociate, मतलब वो टूट जाता है। The energetically excited hydrogen atoms produce emit electromagnetic radiation of discrete frequencies। मतलब वो तोड़ने के बाद वो क्या होगा, मैं जैसे बोला था वो ऑब्जर्व करेगा। आप जो मतलब एनर्जी दिए होंगे वो उसको ऑब्जर्व करेगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके फिर नीचे आएगा उसका इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन्स है।
वो वैसे ही ग्राउंड स्टेट में होगा, वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वो नीचे आएगा। तो नीचे आने से वो क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी आए। अभी एक क्वेश्चन है कि अभी हम अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखेंगे ना, जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो सेवरल लाइंस देता है। अभी आप बोलेंगे सर एक ही तो इलेक्ट्रॉन से सेवरल लाइंस कैसे देता है? यहाँ देखिए, मैं आपको पहले बताया था कि जैसे आपका बुक का सेल्फ कंपैरिजन करोगे, कि बुक का सेल्फ में आपको कई मतलब बहुत सारा सेल्फ मिलता है। वैसे ही आपको बोला था कि हाइड्रोजन एटम में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है। तो हाइड्रोजन एटम में अगर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है, तो यहाँ पर अगर ग्राउंड स्टेट एक है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट भी पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ से जाकर यहीं पे रुक लेगा? वो यहाँ पर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, इसका ऊपर भी जा सकता है, इसका ऊपर भी जा सकता है। तो सब लेवल से भी नीचे आएगा, ऊपर से वो डायरेक्टली यहाँ पर आ सकता है, यहाँ से भी यहाँ से आ सकता है, उसका ऊपर लेवल से यहाँ पर आ सकता है, और इसका लेवल से भी ऊपर आ सकता है, और इसका लेवल से भी ऊपर आ सकता है। तो इसीलिए हमको ये बहुत सारा लाइन स्पेक्ट्रम दे रही है, बहुत सारा वेवलेंथ है, क्योंकि सबका वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होगा, अलग अलग स्टेट का अलग अलग वेवलेंथ होगा। मेरे बात समझ में आ रही है कि इतना सेवरल लाइंस क्यों जनरेट हुआ? और इसी से भी है कि आपको पता चल गया जाता है कि हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी लेवल्स है ना, हर एक का एनर्जी लेवल डिफरेंट है। जैसे वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी बोला था ना, कि हर एक एनर्जी लेवल मतलब जब एनर्जी ट्रांसफर होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर देखिए कि कौन सा लाइन जनरेट हुआ, और ये लाइन जो है ना, उसका नाम जो जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उन्हीं के नाम पे रखा गया है। बाकी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। देखिए ये पहला लाइन है लीमैन, और सेकंड लाइन है बल्मर सीरीज, उसको बाद बोलते हैं, उसके बाद पर्सन सीरीज, उसके बाद ब्रैकेट, और उसके बाद पीपन। हम इतना ही लेवल तक पढ़ेंगे, मत उसके आगे भी बहुत सारे लाइन्स है, उसको नहीं पढ़ना जरूरत है, आपके बुक में इतना ही दिया है। देखिए अभी आपको मैं बताता हूँ इस टेबल से कि N1 का मतलब ये है आपका उसका लोएस्ट लेवल, ये आपका है लोएस्ट लेवल। अगर कोई जितना भी रेज ऊपर से मतलब किसी भी हायर लेवल से 2 3 और ऊपर हायर लेवल से अगर ग्राउंड स्टेट में आता है, वो सारे लाइंस को बोलते हैं लीमैन सेल्स। मेरे बात समझ में आ रही है? और उसके बाद ग्राउंड लेवल अगर 2 हो गया, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट अगर हम 2 लेवल को ले लेते हैं, तो और उसके ज़्यादा ऊपर में जो जो लेवल होता है हायर एक्साइटेड लेवल, वहां से अगर यहाँ से आता है, उसको बोलते हैं बल्मर सीरीज। और ये कौन सा रीजन में भी लाई करता है? ये अल्ट्रावायलेट रीजन पे लाई करता है। आप बोलोगे सर आप वो कैसे जाने कि वो कौन सा रीजन में लाई करेगा? क्योंकि जब एनर्जी मतलब ट्रांसफर होता है, उसका तो कोई एनर्जी होगा, एनर्जी से वेवलेंथ होगा उसका, मतलब उस करस्पॉन्डिंग तो उसका वेवलेंथ होगा, उसका वेव नंबर होगा, उसी से वो पता कर लेते हैं वो कौन सा रीजन में लाई करेगा। ये अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा, कि विजिबल रीजन में होगा, कि इंफ्रारेड में होगा। और अभी देखें पाससन सीरीज का बारे में देखेंगे कि पाससन सीरीज का क्या है, उसका ग्राउंड लेवल 3 है, और ब्रैकेट का उसका ग्राउंड स्टेट है 4, और पी फंड का है 5। और ये हायर लेवल ऐसे ऐसे एक एक हायर में होता है, जैसे ये 6 से लेकर ऊपर तक, जैसे यहाँ पर 5 से लेकर ऊपर तक, यहाँ पर 4 से लेकर ऊपर तक, यहाँ पर 3 से लेकर ऊपर तक, और यहाँ पर 2 से लेकर ऊपर तक, जितना लेवल से पॉसिबल। मेरे बात क्लियर में समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये जो लाइंस जनरेट हुआ, उसको थोड़ा मतलब डिस्क्राइब करेंगे क्या क्या है उसमें, उसका वेव नंबर क्या है। देखिए ये साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो सारे लाइंस है ना, उसका वेब नंबर कैलकुलेशन किया, और उसको एक फार्मूला जनरेट किया उसका वेब नंबर कैलकुलेशन करने के लिए। ये वाला वो फार्मूला है, और ये आपको भी आगे जाकर बता दूंगा ये फार्मूला कहाँ पर आता है। जब एनर्जी ऑफ जो बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, उसका एनर्जी से ही कैलकुलेशन हुआ है, वो कोई याद रखने का जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा जान लीजिए, इसलिए मैं यहाँ पर दे दिया हूँ।
वेब नंबर क्या है 109677 और स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि देखिए हर एनर्जी मतलब बल्मर सीरीज के लिए, पास्टन सीरीज के लिए और जितना भी सीरीज आपको मैं पढ़ाया लीमैन, बल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन, सबके लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही चेंज होगा, ये n1 का वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको पिछले स्लाइड में भी बताया n1 बल्मर सीरीज का होगा लीमैन सीरीज का n1 का वैल्यू होगा 1 और बल्मर सीरीज का n1 का वैल्यू होगा 2 और पास्टन का n1 का वैल्यू होगा 3। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा। और ये जो एक नंबर है ना, इसको रीजबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं और इसका वैल्यू ये है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि अगर कोई हायर लेवल से नीचे एक आता है, इलेक्ट्रॉन्स आता है, वो कितना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट, और इसके लिए एक फार्मूला है, आप गिनकर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मगर ये कंबर्सन प्रोसेस है इसलिए आपको एक फार्मूला दे देता हूँ। ये कभी कभी एंट्रेंस में पूछा जाता है। मेरे बात समझ में आ रही है? देखिए पहला एक फार्मूला देख लेते हैं। द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व इन हाइड्रोजन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ए ट्रांजिशन फ्रॉम n1, ये है इसका ग्राउंड स्टेट, और टू n2 is equals to n2 minus n1 plus 1 into n2 minus n1 divided by 2 है। मतलब आपको मैं एक बता देता हूँ एग्जांपल से, आप अच्छी तरह से जो समझ पाएंगे वो फार्मूला को। अगर यहाँ पर एक स्टेट है, यहाँ पर एक स्टेट है, अगर 5 से, अगर एनर्जी लेवल 5 से यहाँ पर कोई 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि कितना वो स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट करेगा। देखिए हमारा यहाँ पर आप n1 का वैल्यू लेंगे 5, सॉरी n1 का वैल्यू लेंगे 1 और n2 का वैल्यू लेंगे 5। तो 5 माइनस कितना हुआ 1 प्लस 1 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, n2 माइनस n1 मतलब 5 माइनस 1, और इसको होल डिवाइडेड बाई करेंगे 2 से, तो आपको कितना देगा वो, अभी ये होगा कट गया, ये 5 इंटू 4 हो गया और डिवाइडेड बाई 2, 2 कट गया, तो ये टोटल 10 देगा, टोटल 10, टोटल 10 लाइन्स आर जनरेटेड व्हेन इन इलेक्ट्रॉन्स undergo a transition from n1 लेवल 5 लेवल से जब 1 लेवल को आएगा। मेरे बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब जब ग्राउंड स्टेट को आता है ना, उस फॉर्मूला को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। कैसे कि यहाँ पर देखिए ये n का वैल्यू, ये ग्राउंड स्टेट के लिए ये सब कट जाता है, क्योंकि इसमें अगर एक 1 डाल दूंगा, ये डाल दूंगा, ये कट जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला इसमें चेंज होता है। मेरे बात समझ में आ गया? ये दोनों फार्मूला याद रखिए, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और खुश रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए बाय बाय।